हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्राचीन बिहार के अंतर्गत जैन एवं बौद्धकालीन पावन भूमि एवं स्थल के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग मगध के बारे में जानेंगे। पटना तथा गया जनपदों की भूमि में स्थित मगध प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य रहा है। बौद्ध काल में मगध एक शक्तिशाली राजतंत्र के रूप में उभरा था। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश जरासंध के पिता तथा चेदी राज वसु के पुत्र बृहदत्त से आरंभ होता है। जरासंध ने काशी, कौशल, चेदी, मालवा, विदेह, अंग, बंग, कलिंग, पांड्य, शौवीर, मद्र, कश्मीर और गंधार के राजाओं को भी पराजित किया था। आगे है मगध सम्राट जरासंध के पश्चात मगध के उत्थान और विस्तार का श्रेय बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, महापद्मनंद और शिशुनाग जैसे शासकों को दिया जाता है। मगध बुद्धकालीन समय में शक्तिशाली राजतंत्रों में एक था, जो भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद बन गया। यहाँ के शासकों ने तत्कालीन शक्तिशाली राज कौशल, वैशाली, अंग, वत्स व अवंती को अपने जनपद में मिला लिया था। आगे है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपद थे, जिनमें मगध भी एक था। मगध का उल्लेख अथर्ववेद, महाभारत, बौद्ध ग्रंथों, पुराणों, जातक कथाओं, जैन ग्रंथों में हुआ है। आगे है मगध की सर्वप्रथम राजधानी गिरिव्रज या राजगीर थी, जो उसकी 5 पहाड़ियों के बीच में अवस्थित था। राजगीर सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक, वाणिज्य व्यापार का बड़ा केंद्र भी था। कालांतर में अजातशत्रु का पुत्र उदयन ने मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र बनाया। आगे है मगध का क्षेत्र जैन तीर्थंकरों, मुनियों, उपाध्यायों, आचार्यों आदि के लिए प्रवृत्तियों का केंद्र थी। साथ ही गौतम बुद्ध सहित बौद्धों का भी मगध का क्षेत्र उनकी प्रवृत्तियों का केंद्र रही थी। गौतम अथवा सिद्धार्थ गया के निरंजना नदी के तट पर बुद्ध बने थे। आगे है गौतम बुद्ध के निर्माण के पश्चात बौद्ध संघ की प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासनकाल में राजगीर के सप्तपर्णी गुहा में 483 ईसा पूर्व में हुई थी। बौद्ध संघ की तीसरी संगति सम्राट अशोक के शासनकाल के 18वें वर्ष में हुई थी। अब आगे है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में हुई थी। बौद्धकालीन मगध शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र था। यहाँ नालंदा और उदंतपुरी विश्वविद्यालय स्थापित थे। यहाँ चीन, वियतनाम, बर्मा, कोरिया, सिंहल, कंबोडिया, थाईलैंड, मंगोलिया, तिब्बत, सुमात्रा, इंडोनेशिया आदि के छात्र अध्ययन के लिए आते थे। मगध के विश्वविद्यालय सभी विद्याओं के लिए अनुसंधान एवं विकास के लिए विख्यात था। यहाँ के आचार्यों के बदौलत भाषा, साहित्य, कला, विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, आयुर्वेद, ज्योतिषी, रसायन शास्त्र, पदार्थ शास्त्र, संगीत तथा अन्य विषयों का विकास अंतिम स्थिति में पहुंच गई थी। उन्हीं के निष्कर्षों के आधार पर आधुनिक काल प्रगति कर रही है। आगे है मगध की सांस्कृतिक विरासत का भंडार विशाल व असीमित थी। यही कारण है कि तत्कालीन समय की सभी संस्कृतियां मगध से प्रेरणा लेती रही थी। एक प्रकार से मगध का इतिहास ही प्राचीन भारत का इतिहास बना। अब आगे है
वैशाली वैशाली के प्रति काव्यांजलि देते हुए रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, वैशाली जन का प्रतिपालक, गण का आदि विधाता है, जिसे पूजता विश्व आज उस प्रजातंत्र की माता। विश्व में सर्वप्रथम 725 ईसा पूर्व में गणतंत्र की स्थापना वैशाली में ही हुई थी। इसी के साथ लिच्छवी गणतंत्र के नाम से वैशाली का नाम उजागर हुआ था। आगे है, वैशाली नगर जैन बौद्ध धर्म तथा वाणिज्य व्यापार और कला कौशल का केंद्र स्थल था। वैशाली वृज्जी संघ की राजधानी थी। आगे है, 24वें जैन तीर्थंकर महावीर का जन्म वैशाली के क्षत्रिय कुंड ग्राम में हुआ था। महावीर ने यहाँ का चतुर्मास व्यतीत किया था। आगे है, गौतम बुद्ध की यह सबसे प्रिय और रमणीय नगरी थी। वाल्मीकि रामायण, महाभारत तथा विभिन्न पुराणों में भी वैशाली का वर्णन मिलता है। जैन और बौद्ध साहित्य में भी वैशाली के लिच्छवी तथा वृज्जी संघ का ऐतिहासिक उल्लेख है। चीनी यात्रियों में फाहियान, युआन, चुआंड, हेनसांग, इतिसंग आदि ने वैशाली के विषय में विशद वर्णन अपने यात्रा वृतांत में किया है। आगे है, बौद्ध संघ की द्वितीय संगति 387 ईसा पूर्व सम्राट कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में ही हुआ था। इस संगति के पश्चात बौद्ध धर्म के अनुयायियों में विभाजन शुरू हुआ। जिन भिक्षुओं ने विनय पिटक के नियमों को माना, वे थेरवादी अर्थात स्थविर कहलाए, और जिन्होंने उनमें संशोधन करने की इच्छा प्रकट की, वे महासंघिक नाम से प्रसिद्ध हुए। आगे है, गुप्तकालीन अभिलेखों में वैशाली के लिच्छवियों का उल्लेख हुआ है। वैशाली की नगरवधु आम्रपाली थी। इसने गौतम बुद्ध के वैशाली पदार्पण पर उनसे भेंट की और अपना शेष जीवन उनके चरणों में समर्पित कर दिया था। गौतम बुद्ध के पार्थिव जीवन के अंतिम वर्ष में आम्रपाली जीवित थी। वह थेरी अर्थात बौद्ध भिक्षुनी कहलाती थी। बौद्ध गीत संग्रह थेरी गाथा में उसकी एक कविता सम्मिलित है। आगे है, वैशाली के प्रसिद्ध बौद्ध स्थल महावन, कूटागार शाला, गिलान शाला, मरकट हद, बालिका छवि, वेलुव गांव, कपिन चन्ना, कलंदक गांव, आम्रपाली वन, चेचर आदि थे। आगे है, प्रसिद्ध चैत्य थे चापाल, उदयन, गौतमक, सप्ताम्रक, बहुपुत्रक, सारंदत, कर्मठद, कपिनहई आदि। और वैशाली में सम्राट अशोक ने स्तंभ स्थापित भी किया था। वैशाली की पुनः स्मृति में वैशाली नामक स्मृति नगर चीन में बन रहा है। अब आगे है, विदेह। अब आइए जानते हैं विदेह के बारे में। वर्तमान भागलपुर तथा दरभंगा के भूभाग में बौद्ध काल में विदेह गणराज्य कहलाता था। विदेह में पहले राजतंत्र था, तत्पश्चात गणराज्य हुआ। यह वज्जी संघ का ही एक अंग था। विदेह की राजधानी मिथिला अथवा जनकपुर थी, जो सुरुचि जात के अनुसार 7 योजन में विस्तृत थी। यहाँ से अंतर्देशीय व्यापार होता था। विदेह का इतिहास इक्ष्वाकु के पुत्र निमि विदेह से मानी जाती है। इस वंश के दूसरे राजा मिथिजनक विदेह ने मिथिला की स्थापना की एवं इसी के बाद यहाँ के सभी राजाओं के नाम के साथ जनक जुड़ने लगा। मानता है कि
शीर्ध्वज जनक की गोद ली गई पुत्री सीता थी। इस वंश के प्रारंभिक खंड में कुल 53 राजा हुए। दूसरे दौर में कुल 15 राजा हुए, जिसमें जनक वैदेह का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आगे है मिथिला के विदेहों का वर्णन। रामायण, शतपथ ब्राह्मण तथा महाभारत में आता है। विदेह में जैन एवं बौद्ध धर्म का प्रभाव रहा था। महावीर ने यहाँ अनेक बार विहार किया था। मैथिलियाँ जैन श्रमिकों की शाखा थी। आगे है 19वीं तीर्थंकर मल्लिक नाथ की जन्मभूमि मिथिला थी। मिथिला के वैद्य महोस कुमार तथा राजभवन का उल्लेख जातकों में हुआ है। मिथिला के राजा कुंभक कुमार तथा राजकुमार मल्लदिन का उल्लेख जैन ग्रंथ ज्ञात्री धर्मशाला में हुआ है। अपराधियों को चांडालों की बस्ती में रहने का दंड दिया जाता था, जिसका वर्णन जैन ग्रंथ उत्तराध्याय नगरिका में वर्णित है। आगे है बौद्धकालीन विदेह में चित्रकला का पर्याप्त विकास हुआ था। मिथिला के राजा मल्लदत्त कुमार चित्रसभा बुलाए थे। उनके दरबार में एक ऐसी विलक्षण चित्रकार था जो वृक्ष के एक हिस्से को देखकर उसके संपूर्ण रूप को चित्रित कर देता था, जिसका वर्णन भी जैन ग्रंथ ज्ञात्री धर्म कथा में वर्णित है। आगे है गौतम बुद्ध विदेह में चतुर्मास व्यतीत किया था। महावीर ने यहाँ अनेकों बार विहार किया था। उन्होंने यहाँ 6 वर्षावास व्यतीत किए थे। कल्पसूत्र में मैथिलियाँ जैन श्रमणों की शाखा थी। आर्य महागिरी का यहाँ विहार हुआ करता था। अंकपित गंधर की यह जन्मभूमि थी, जिन परमसूरी के समय मिथिला जगई नाम से प्रसिद्ध था। आगे है विदेह विद्वानों की धरती कहलाती थी। जनक, याग्र, वल्क्य और गौतम मिथिला के ही थे। प्रसिद्ध नयामिद वाचस्पति मिश्र की यह जन्मभूमि थी। प्राचीन परंपरावाद के क्रम में मिथिला में बनी रही। आगे है तुर्क मुस्लिम शासकों के आगमन यहाँ होते रहे, जिससे राजशक्ति को धक्का लगा, परंतु तिरहुत के कर्नाट राजा नानदेव ने तुर्क सैनिकों से सामना किया। मैथिल अनुश्रुति के अनुसार कामेश्वर नाम के एक ब्राह्मण ने मुगल काल में एक नया राजवंश चलाया। अब आगे है अंग के बारे में। अंग बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत आते थे। इसकी राजधानी चंपा थी। महाभारत तथा पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है। बुद्ध के समय तक चंपा की गणना भारत के 6 महानगरियों में की जाती थी। चंपा का सबसे धनी व्यक्ति शोंड दंड था। आगे है प्राचीन काल में चंपा नगरी वैभव तथा वाणिज्य व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। अंग महाजनपद मगध का पड़ोसी राज्य था। अंग तथा मगध के बीच दीर्घकालीन संघर्ष चलता था। अंततः मगध के सम्राट बिंबिसार ने अंग राज्य को जीतकर मगध में मिला लिया था। आगे है अंग महाजनपद के निवासी जैन व बौद्ध थे। जैन तीर्थंकर महावीर तथा गौतम बुद्ध यहाँ विहार किया था। महावीर चंपा नगरी में आकर पूर्णभद्र नामक चैत्य में निवास किया था। सम्राट अजातशत्रु इसी चैत्य में आकर उनका दर्शन किए थे। आगे है 12वें जैन तीर्थंकर वसुपूज का जन्म चंपापुरी में हुआ था। इनका निर्वाण भी चंपापुरी में ही हुआ था। जैनाचार्य आर्य सुधर्मा ने अपने शिष्य आर्य जम्मू के साथ मिलकर उपासकदशा और अंतःक्रियदशा का प्रतिपादन चंपापुरी में किया था। आगे है जैन ग्रंथ
व्याख्या प्रज्ञप्ति के कुछ भाग का विवेचन भी चंपा में किया गया था। संयमभव सूरी ने यहाँ देश वैकालिक सुत की रचना की थी। आगे है चंपा के राजा दधिवाहन की पुत्री वसुमती अर्थात चंदनबाला महावीर की प्रथम शिष्या बनी थी। चंपा प्रवास के दौरान बुद्ध ने भिक्षुओं को एक तल्ले के चप्पल पहनने की अनुमति दे दी थी। दिद निकाय के महागोविंद सूत में उल्लेख है कि अंग के राजा रेणु के मंत्री महागोविंद ने चंपा नगरी की स्थापना की थी। आगे है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के 16 महाजनपदों में अंग भी एक महाजनपद था। आगे है वर्तमान भागलपुर के नाथनगर की पहचान चंपा नगरी के रूप में की गई है। अब आगे है बोध गया। तो आइए चलिए जानते हैं बोध गया के बारे में। गया जिले से लगभग 6 मील दक्षिण की ओर बोध गया अवस्थित है। बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख पवित्र स्थलों में यह प्रथम है। निरंजना नदी के तट पर स्थित एक पीपल वृक्ष की शीतल छाया में गौतम अथवा सिद्धार्थ को संबोधि प्राप्त हुई थी और वह बुद्ध बने थे, इसलिए इस वृक्ष का नामकरण बोधि वृक्ष और जिस स्थान पर बोध अर्थात ज्ञान हुआ वही स्थान बोध गया के नाम से विश्व विख्यात हुआ। आगे है इस स्थान का मुख्य आकर्षण महाबोधि मंदिर है, जिसके पावन परिसर में पवित्र बोधि वृक्ष है। महाबोधि मंदिर पर कालचक्र अंकित है जो बुद्ध के सांख्य दर्शन पर आधारित है। आगे है अशोक के 8वें स्तंभ लेख से यह पता चलता है कि अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष उसने इस स्थान की यात्रा की और एक विहार की स्थापना करवाई। यहाँ पर उसके द्वारा निर्मित बलुआही पत्थर की चमकदार चौकी है जो वज्रासन अर्थात माणिक्य आसन के नाम से प्रसिद्ध है और महात्मा बुद्ध के आसीन होने को दर्शाता है। ईसा पूर्व 2री शताब्दी में यहाँ रत्न चक्रमा चैत्य स्थापित की गई थी। इसमें बुद्ध की 18 पंग चिन्ह का अंकन किया गया है जो कि बुद्ध के संबोधि के 7 दिन बाद के चले गए पंगों को दर्शाते हैं। अब आगे है फाहियान भी इस स्थान पर 3 मठों का उल्लेख करता है। सिंहल जो कि श्रीलंका में है, सिंहल जो कि वर्तमान में श्रीलंका को कहा जाता है, जावा, सुमात्रा, थाईलैंड, वर्मा आदि देशों के शासकों ने भी यहाँ पर विहार की स्थापना करवाई थी। आगे है महाबोधि मंदिर का निर्माण गुप्त काल में किया गया, जिसका संरक्षण एवं विकास गुप्त तथा प्रवर्ती शासकों ने किया था। आगे है बख्तियार खिलजी के सैनिकों ने इस मंदिर पर आक्रमण कर काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। मुसलमानों द्वारा वहां एक मस्जिद की स्थापना भी की गई थी। कई सौ वर्षों तक गुमनाम की स्थिति में रहने के पश्चात अंग्रेजों के सहयोग से वर्मा के राजा ने इस स्थान को पुनर्जीवित करवाया था। यहाँ के संग्रहालय में महात्मा बुद्ध से संबंधित अवशेष सुरक्षित हैं। 2002 में महाबोधि मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्मारक की सूची में सम्मिलित किया गया है। अब है बराबर। गया से पटना जाने वाले रेल पथ पर बेला स्टेशन से 8 किलोमीटर पूर्व बराबर नामक एक पहाड़ी स्थित है। इसकी प्राचीन नाम खलिक पर्वत है। बराबर पहाड़ी में लगभग 7 प्राचीन गुफाएं विस्तृत प्रकोष्ठों के रूप में निर्मित है। इन गुफाओं में अशोककालीन व्रजलेप की पॉलिश दिखाई देती है। इन गुफाओं के वर्तमान नाम सुदामा, लोमस ऋषि, रामश्रय, विश्व झोपड़ी, गोपी,
वेदाथिक आदि है। इनमें से 3 में सम्राट अशोक के अभिलेख अंकित है। इनसे विदित होता है कि इनका निर्माण मूलतः आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के रहने के लिए करवाया गया था। अब है चंपा के बारे में। तो चंपा अंग जनपद की राजधानी थी। बौद्ध काल में चंपा नगरी रमणीय गग्गरा पुष्कारिणी के कारण विख्यात थी। 5 प्रकार के चंपा के फूल इस उद्यान में पाए जाते थे। मध्यम निकाय की अठकथा के अनुसार चंपा के पेड़ों के इस विशाल उद्यान के कारण इस नगरी का नाम चंपा पड़ा था। चंपा नगरी जैन व बौद्ध दोनों की धार्मिक नगरी भी थी। तीर्थंकर महावीर चंपा में आकर पूर्णभद्र नामक चैत्य में ठहरे थे। इसी स्थल पर प्राणपति अजातशत्रु तीर्थंकर महावीर का दर्शन किया था, जिसका वर्णन औपपातिक सूत्र में वर्णित है। अब आइए चलते हैं पाटलिपुत्र के बारे में जानते हैं। तो पाटलिपुत्र जैन व बौद्ध साहित्य में इसका उल्लेख हुआ है। गंगा, सोन और गंडक नदियों के संगम पर इसका निर्माण हुआ था। वर्तमान में जल धाराओं के परिवर्तन से सोन नदी यहाँ से हट गई है। मगध सम्राट अजातशत्रु ने लिच्छवियों के आक्रमणों से बचाव के लिए यहाँ एक मिट्टी का दुर्ग बनवाया था। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने सामरिक तथा व्यापार के महत्व को देखते हुए पाटलिपुत्र नगर की नींव डाली थी। आगे है पाटलिपुत्र की विशेष ख्याति मौर्य साम्राज्य की राजधानी के रूप में हुई। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर 9 मील लंबा तथा 1.5 मील चौड़ा एक चतुर्भुजाकार था। आगे है सम्राट अशोक ने पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए 2 प्रस्तर स्तंभ लगवाए थे। इनमें से एक उत्खनन में मिला है। आगे है सम्राट अशोक के शासनकाल के 18वें वर्ष में मोगलीपुत्र के सभापतित्व में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। आगे है चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेखों से पता चलता है कि उसके शासनकाल के दौरान प्रथम जैन संगति जैनाचार्य स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी। प्रथम जैन संगति के उपरांत पाटलिपुत्र में जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया था। जैनाचार्य स्थूलभद्र की समाधि स्थल गुलजार बाग अर्थात गांधी सेतु के निकट में है। अब आगे है शुंग, कन्नव, गुप्त, पाल राजाओं की राजधानी भी पाटलिपुत्र ही रही थी। चीनी बौद्ध यात्री फाहियान ने लिखा है कि यहाँ के भवन तथा राजप्रसाद इतने भव्य एवं विशाल थे कि शिल्प की दृष्टि से उन्हें अति मानवीय हाथों का बनाया हुआ समझा जाता था। परंतु 638 ईस्वी में आए चीनी यात्री के समय पाटलिपुत्र तबाह हो चुका था। उसने यहाँ सैकड़ों खंडहर देखे थे। आगे है अफगानी शेरशाह सूरी, जिसका शासनकाल 1540 से 1545 ईस्वी तक था, ने 1541 में बिहार शरीफ से राजधानी स्थानांतरित कर पाटलिपुत्र में स्थापित की और नगर का नामकरण किया पटना। उसने पटना को नए ढंग से बसाया था। आगे है 1575 में मुगल सम्राट अकबर ने पटना को मुगल शासन का प्रांतीय राजधानी बनाया। 1580 में यहाँ एक टकसाल की स्थापना की। औरंगजेब के पौत्र अजीम ने पटना के निकट अजीमाबाद नगर बसाया। 1666 में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। आगे है 1912 में बिहार राज्य का गठन और पटना को राजधानी बनाए जाने के बाद प्रशासकीय क्षेत्र में विकास क्रम में राजभवन, सचिवालय, उच्च न्यायालय एवं विधान मंडलों के भवनों का निर्माण हुआ था। अब आइए चलते हैं राजगिरी के बारे में जानते हैं। तो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से पहले राजगीर ही थी। इसका प्राचीन नाम
कुशाग्रपुर था। सम्राट बिंबिसार ने अपने शासनकाल के दौरान यहाँ एक विशाल राजमहल बनवाया था। तब से यह राजगीर कहा जाने लगा। सूत निपात की अठकथा में राजगीर के लिए मगध के साथ बिम्सारपुरी शब्द का प्रयोग किया था। राजगीर की जनता जैन व बौद्ध धर्मावलंबी थे। तीर्थंकर महावीर तथा गौतम बुद्ध यहाँ चतुर्मास किया था। तीर्थंकर महावीर यहाँ गुरनाशैल चैत्र में चतुर्मास व्यतीत किया था। 20 में जैन तीर्थंकर सुव्रत नाथ का जन्म राजगीर में हुआ था। आगे है बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात मगध सम्राट अजातशत्रु ने बुद्ध का अस्थि का अंश प्राप्त किया था, जिससे उसने राजगीर के व्यवहार पर्वत पर बौद्ध स्तूप बनवाया। आगे है अजातशत्रु का पुत्र उदयन ने अपने शासनकाल के दौरान मगध की राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र कर दिया था, जिससे राजगीर का वैभव धीरे धीरे समाप्त होता चला गया। फाहियान के आगमन तक यह नगर उजाड़ हो चुका था। ह्वेनसांग इसका उल्लेख कु से कलोपुलो नाम से करता है। आगे है पावापुरी के बारे में। पावा अथवा मध्यम पावा अर्थात पावापुरी में 24वें तीर्थंकर महावीर का निर्माण हुआ था। इस नगरी का विस्तार 12 योजन बताया गया है। आगे है तीर्थंकर महावीर चतुर्मास व्यतीत करने के लिए पावापुरी के हस्तिपाल नामक गणराजा की रज्जुग सभा में ठहरे थे। चौथा महीना लगभग आधा बीतने को आया। इस समय कार्तिकी अमावस्या के प्रातःकाल महावीर ने निर्वाण लाभ लिया। अब आगे है 24वें जैन तीर्थंकर महावीर के निर्माण के समय काशी कौशल के 9 मल और 9 लिच्छवी नामक 18 गणराजा उपस्थित थे। उन्होंने इस पुण्य अवसर पर दीपक जलाकर उत्सव मनाया था, जिसका वर्णन जैन ग्रंथ कल्पसूत्र में वर्णित है। तो ये था बौद्ध और जैन कालीन पावन भूमि एवं स्थल। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।